So today we are going to start with how to write a good introduction for your thesis. It is basically a step-by-step tutorial where we will see that we will define what introduction is, what its structure is, and how you can justify your study with the help of academic rigor. Yes, रिमशा, thesis has 5 chapters. जो already जो है वो हम previous classes में discuss कर चुके हैं that your thesis must have 5 chapters and only 5 chapters. So first of all, we will have a look at the structure of this chapter, that is structure of introduction, that what should be the structure of your introduction. So first of all, we will discuss what its purpose is, and then what are its general parts, or what parts should be included in the introduction of a thesis. So then we will practice that how we can create a master paragraph or the first paragraph with the help of a method that is known as 5-sentence method. Then basically our introduction provides a map of the whole thesis or the whole study. So हमारा जो thesis introduction है उसके through या उस introductory chapter को पढ़ के जो रीडर है उसको पता चल जाना चाहिए कि हमारा जो पूरा थीसिस है उसके अंदर या जो पूरी जो स्टडी है उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी. सो हमारे इंट्रोडक्टरी चैप्टर के अंदर हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी इंक्लूडेड होंगे, रिसर्च क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे और हमारी स्टडी की डिलिमिटेशंस भी इंक्लूड होंगी. सो थीसिस इंट्रोडक्शन क्या, ये एक तरह से एक गेटवे है जिससे हमें पता चलता है, क्योंकि हमारी जो रिसर्च है वो एम्पिरिकल है, एक साइंटिफिक रिसर्च है. सो जो हमारा जो थीसिस है उसका इंट्रोडक्शन से हमें पता चल जाना चाहिए कि रिसर्च का रोड मैप क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. तो ये एक ब्रिज है जो हमें जनरल से या जनरल नॉलेज से हमारी जो यूनिक एक हमारी जो अपनी रिसर्च है उसकी जो यूनिकनेस है उसकी तरफ लेके जाता है. तो हम अपने टॉपिक की जनरलनेस से स्टार्ट लेते हैं कि जनरली ओवरऑल जो टॉपिक या रिसर्च है वो क्या है, और फिर जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो क्या है, और फिर हम जो अपनी स्पेसिफिक रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं उस तक हम इसको नैरो डाउन करते हैं. सो जो 3 की टास्क हैं हमारे थीसिस के या इंट्रोडक्शन के, वो क्या हैं. सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करना टॉपिक को, यानी जनरली उस टॉपिक को सेट करना. तंजीला, आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल मैनी टाइम्स कि आपने थीसिस का टॉपिक जो है वो वर्कशॉप के बाद भी अप्रूव करवा सकते हैं और वर्कशॉप के दौरान भी अप्रूव करवा सकते हैं. देन सेकंड टास्क क्या है इंट्रोडक्शन का, रिव्यू प्रोवाइड करना, यानी उसने समराइज करना है जो हमें पहले से पता है. हमें मीन्स राइटर को जो पहले से पता है, उस रिसर्च करने वाले को, यानी आप एक ब्रीफ समरी देते हैं प्रीवियस वर्क्स की जो आपकी रेलेवेंट फील्ड में जो ऑलरेडी आपके टॉपिक के ऊपर रिसर्चेज हो चुकी हैं, आप उनकी एक समरी देते हैं. देन फोरकास्ट, यानी आप ये बताते हैं, अपने क्वेश्चंस देते हैं. अगर आपकी साइंटिफिक रिसर्च हो तो हाइपोथेसिस होता है, अगर आपकी ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड रिसर्च हो तो उसमें रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं. तो जो कि आपकी ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड रिसर्च है तो ऑब्वियसली आपकी रिसर्च में रिसर्च क्वेश्चंस होंगे. वो बेसिकली ये बताते हैं कि आपकी रिसर्च में आगे क्या चीज़ें आएंगी. सो सबसे पहले आप अपने रिसर्च टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर आप पिछली रिसर्चेस को रिव्यू करते हैं ब्रीफली, एंड देन आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को प्रेजेंट करते हैं. ऑब्वियसली उसके बाद आप अपनी स्टडी की डिलिमिटेशंस प्रोवाइड करते हैं. सो ओपनिंग पैराग्राफ क्या होगा, ये आपका हुक या जनरल ओवरव्यू है जिसमें आप जनरली बताएंगे कि आपकी रिसर्च या स्टडी है क्या. फिर जो सेकंड है उसमें आप बताएंगे बैकग्राउंड, ये आप हेडिंग भी दे सकते हैं और जनरली एक पैराग्राफ भी बना सकते हैं या 1, 2, 3 पैराग्राफ्स भी बना सकते हैं. हेडिंग देते तो इट्स बेटर, लाइक 1.1 बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी. ये आपकी फर्स्ट सब हेडिंग हो सकती है आपके चैप्टर जिसका नाम या जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन. तो फर्स्ट आप उसका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं जो आपका हुक यानी जनरल इंट्रोडक्शन देता है आपकी रिसर्च की.
उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट होता है वो बैकग्राउंड, यानी आप लिटरेचर का एक ब्रीफ सा रिव्यू देते हैं। ब्रीफ इसलिए कि आगे आपने एक पूरा चैप्टर लिखना है जिसका टाइटल ही लिटरेचर रिव्यू है। तो यहाँ पे आप कुछ जो रेलेवेंट स्टडीज़ होती हैं, स्पेशली जो मोस्ट रेलेवेंट स्टडीज़ होती हैं, सिर्फ उनको ही रिव्यू करते हैं। फिर इसके बाद आप एक समरी प्रोवाइड करते हैं, यानी जो आपका रिसर्च गैप है, जो आपका एरिया है, जो चीज़ एग्जैक्टली आपने रिसर्च करनी है, आप उसको प्रोवाइड करते हैं करेंगे, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कहते हैं। उसकी हेडिंग होती है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। वो फिर इसके बाद आप बताते हैं। और उसके बाद चूंकि आपकी ह्यूमैनिटीज़ की रिसर्च है तो आप हाइपोथेसिस नहीं देंगे, आप रिसर्च क्वेश्चन देंगे, यानी एग्जैक्टली आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसके बाद आप वो प्रोवाइड करेंगे। सो इस तरह से आपका जो थीसिस, जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। फर्स्ट आपका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी आएगा, फिर इसके बाद आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम देंगे, देन आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, और उसके बाद आपके रिसर्च क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब जो आपका ओपनिंग पैराग्राफ है, चूँकि वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है, सो जो फर्स्ट इम्प्रेशन है दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट शुड बी वेरी गुड। नहीं, सारा सब आप एक पैराग्राफ में नहीं लिख रहे, ये सब हेडिंग्स हैं, एक चैप्टर है, ये पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर है, पैराग्राफ नहीं है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के चैप्टर का है, फर्स्ट पैराग्राफ वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ही कहलाएगा क्योंकि वो चैप्टर का पहला पैराग्राफ है। सो जब आप अपना ओपनिंग पैराग्राफ लिखेंगे उस चैप्टर का, यानी इंट्रोडक्शन के चैप्टर का, तो वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है, क्योंकि ये वो पहली चीज़ है जो आपका रीडर आपके थीसिस के अंदर पढ़ेगा। अब इसके उसके स्ट्रक्चर के 5 गोल्डन पार्ट्स हैं। ये एक स्ट्रेटजी है, एक तरीका है इंट्रोडक्टरी या ओपनिंग पैराग्राफ लिखने का, जिसको हम कहते हैं गोल्डन 5 पार्ट्स। इस स्ट्रेटजी का नाम है। अब इस स्ट्रेटजी में हम करते क्या हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी जनरल टॉपिक स्टेटमेंट देते हैं, स्टार्ट लेते हैं हम उससे। अ ब्रॉड एम्पिरिकल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, अवॉइड स्वीपिंग ओपिनियंस और डिक्शनरी स्टार्ट्स, यानी आप डिक्शनरी डेफिनेशन या एक जो जनरल ओपिनियन होता है उससे आप स्टार्ट नहीं लेते। आप ओवरऑल एक ज़रा ब्रॉड सी लेकिन साइंटिफिक सी रिसर्च बेस्ड जो आपकी फाइंडिंग से रिलेटेड कोई जो एक स्टेटमेंट बनती हो, आप उससे अपने ओपनिंग पैराग्राफ का स्टार्ट लेते हैं। इसके बाद आप जो फाइंडिंग्स होती हैं उनके ऊपर आ जाते हैं लिटरेचर से, यानी जो आपने जो रिव्यू किया है अपना लिटरेचर, उसके अंदर जो फाइंडिंग्स आई हैं आप वो थोड़ी थोड़ी सी ब्रीफली उसके अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं। अब चूंकि ये लिटरेचर की फाइंडिंग्स हैं तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक होंगी एज कंपेयर टू जनरल टॉपिक स्टेटमेंट। उसमें आप क्या करेंगे कि आप ये बताएंगे कि आप जो पीछे जो पहले रिसर्चेज हुई हैं उनमें ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें डिस्कवर हो चुकी थी, और आपको वहाँ पे ऐसा कौन सा गैप मिला जिस पे आपने डिसाइड किया कि मैंने रिसर्च करनी है, वो आप उसके बाद लिखेंगे। ये एक ही पैराग्राफ में हो रहा है क्योंकि ये आपका ओपनिंग पैराग्राफ है। फिर इसके बाद ऑब्वियसली अगर आप ये बता रहे हैं कि पहले ये रिसर्चेज हो चुकी थी और उनकी ये फाइंडिंग्स थी, तो फिर आपने उनकी साइटेशंस भी प्रोवाइड करनी है कि किस कहाँ से लिया आपने, ये किस बुक से, किस राइटर से, किस रिसर्च पेपर से, किस थीसिस से, कि ये चीज़ ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुकी है, तो वो साइटेशंस आपने लाजमी वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। फिर अभी ये भी हम ओपनिंग पैराग्राफ की ही बात कर रहे हैं, बिकॉज योर ओपनिंग शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड पैराग्राफ मीन्स पैराग्राफ, नॉट पैराग्राफ्स। अब ये जो स्टेटमेंट होती है, ये आपका थर्ड सेंटेंस है, ये मिसिंग लिंक क्रिएट करता है। This statement creates a contrast. It identifies what the literature is missing or where there is an unanswered question. यानी सबसे पहले आपने स्टार्ट में एक ब्रॉड जो आपके फील्ड से रिलेटेड या जो एरिया आपने चूज़ किया उसके हवाले से एक स्टेटमेंट देते हैं, होती वो भी रिसर्च बेस्ड है, साइंटिफिक है, लेकिन बहरहाल ब्रॉड होती है, जनरल होती है। उसके बाद जो लिटरेरी जो फाइंडिंग्स हैं आपके एरिया से रिलेटेड, आप
उनको ब्रीफली मेंशन करते हैं, और चूंकि ये लिटरेरी फाइंडिंग्स हैं तो जिस भी राइटर या राइटर्स से आपने ली हैं आप उनकी साइटेशंस प्रोवाइड करेंगे। फिर जो आपका थर्ड सेंटेंस होगा, और सेंटेंस और लाइन में फ़र्क होता है, अ सेंटेंस कैन बी 3, 4, 5 लाइन्स इवन। सो अब जो आपका थर्ड सेंटेंस होगा उसमें आप ये बताएंगे कि वो कौन सा एंगल है जो अभी तक इस टॉपिक से रिलेटेड स्टडी नहीं हुआ, यानी वो एंगल जो आप स्टडी करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप वो बताएंगे, यानी जो आपका गैप है, दैट विल बी योर थर्ड सेंटेंस। Like however, while general behavior is known, the specific influence on undergraduate populations remains unexplored. So इस तरह करके आप अपना ये जो मिसिंग लिंक या गैप है वो प्रोवाइड कर देंगे इन योर थर्ड सेंटेंस। देन इसके बाद जो आपका सेंटेंस नंबर 4 होगा उसमें आप अपना एम यानी पर्पस बताएंगे कि आपने गैप तो आइडेंटिफाई कर लिया, उस गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद उस गैप के फुलफिल होने से आप क्या अचीव करेंगे। गैप फुलफिल हो जाएगा तो अचीवमेंट क्या होगी, क्या फाइंड आउट होगा, उसका क्या हासिल क्या होगा उससे। सो ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस टेल्स द रीडर जनरली व्हाट योर स्टडी इज अबाउट एंड हाउ इट रिस्पॉन्ड्स टू द गैप आइडेंटिफाइड इन सेंटेंस 3। ऑफ कोर्स एग्जाम्पल ही दिया गया है, एग्जाम्पल है सेंटेंस 3 की एग्जाम्पल है कि इस तरह से आप अपना सेंटेंस 3 इस तरह के स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। सो अब सेंटेंस 4 जो है वो ये बताएगा कि आप इस गैप को किस तरह से फुलफिल करेंगे, यानी आप किस तरह का तरीका, मेथड या मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे या थ्योरी यूज़ करेंगे इस गैप को, यानी ये जो गैप है स्कॉलरशिप में, इसको फुलफिल करने के लिए आप क्या मेथड, मेथडोलॉजी या थ्योरी अप्लाई करेंगे। यूज़ पास्ट टेंस फॉर अ फिनिश्ड स्टडी, यानी अगर स्टडी ऑलरेडी हो चुकी हो तो आप पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, और अगर अभी स्टडी होनी हो तो आप फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। यानी अगर आप अपना प्रपोजल लिख रहे हों तो आप फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं, अगर थीसिस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हो तो फिर आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। सो आपके थीसिस चूँकि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है तो दैट मीन्स कि आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। लाइक द एम वॉज टू आइडेंटिफाई the influence of this behavior on the learning outcomes of the undergraduate students। इस तरह से आप अपने सेंटेंस को पास्ट टेंस में फॉर्म्युलेट करेंगे। इवन कौन से चैप्टर में थीसिस के कौन सा टेंस यूज़ होगा, कौन से सेक्शन में कौन सा टेंस यूज़ होगा, उसके भी APA 7 फॉर्मेट के रूल्स हैं। अगेन आप सेक्शन वाइज उससे पूछेंगे, लाइक चैप्टर 3 मेथडोलॉजी, APA 7 फॉर्मेट, यूज़ ऑफ टेंस, वो आपको रूल्स दे देगा, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना जो टेंस है वो यूज़ करेंगे। देन कम्स द लास्ट सेंटेंस, दैट इज सेंटेंस 5, जिसमें आप अपनी अप्रोच बताएंगे। अ ब्रीफ मेंशन ऑफ योर सैम्पल एंड मेथड, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक सेंटेंस है तो आप बहुत डिटेल में तो नहीं बताएंगे, आपका इंट्रोडक्टरी एक पैराग्राफ है, ओपनिंग पैराग्राफ है, तो एक ही सेंटेंस होगा, लेकिन उसमें आपने ब्रीफली ये बताना है कि आप की अप्रोच क्या है, यानी आपकी मेथडोलॉजी क्या है और आपका सैंपल क्या होगा। वन सेंटेंस ही रहना चाहिए तो ये कंसाइज होना चाहिए, पॉपुलेशन सेटिंग पे फोकस करें, डीप टेक्निकल डिटेल्स में आपने यहाँ नहीं जाना क्योंकि वो आगे चैप्टर में आप वैसे भी डिटेल में बताने जा रहे हैं, बल्कि एक चैप्टर में नहीं, अगले 3-4 चैप्टर्स में आप वो डिटेल्स रिपीट करने जा रहे हैं। तो चूंकि ये सिर्फ एक पैराग्राफ है, रिमेन ब्रीफ हियर। लाइक अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स राइटिंग ऑन अ लैपटॉप रिप्रेजेंटिंग रिसर्च अप्रोच, इस तरह का आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं। लाइक दिस स्टडी, the approach used in this study was to use Halliday's functional linguistics to study the use of nouns in the writing of undergraduate students।
आपने अपनी मेथडोलॉजी भी बता दी, आपने अपनी थ्योरी भी बता दी, और आपने अपनी जो पॉपुलेशन थी वो भी बता दी। दिस स्टडी यूटिलाइज्ड feminist approach by Wodak on the novels written by Jane Austen to identify gender roles. So आपने अपनी अप्रोच भी बता दी, आपने अपना सैंपल भी बता दिया, और आपने ये भी बता दिया कि आप कौन सा एरिया जो था वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये आपके 5 सेंटेंसेस हो गए। 5 सेंटेंसेस में आपका इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया, और उसने अपने सारे एरियाज जो थे वो भी कवर कर लिए। फर्स्ट सेंटेंस जनरल टॉपिक स्टेटमेंट। सेकंड सेंटेंस में आपने बतानी है लिटरेचर की जो फाइंडिंग्स थी, यानी अब तक की जो रिसर्च हुई है उसमें ये चीज़ें फाइंड आउट की गई हैं, जिसमें आप रिसाइटेशंस भी प्रोवाइड करेंगे। थर्ड सेंटेंस में आप गैप बताएंगे कि जो रिसर्चेज हुई हैं उनमें इस एंगल से अभी तक कोई स्टडी नहीं की गई। फोर्थ सेंटेंस में आप ये बताएंगे कि आपकी स्टडी इस गैप को कैसे फिल करेगी, और फिफ्थ सेंटेंस में आप ये बताएंगे कि जब आप गैप फिल करेंगे तो आप कौन सी थ्योरी, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, और आपका सैंपल या पॉपुलेशन को क्या होगी। आपका ओपनिंग पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। दिस इज कॉल्ड 5 step, or you can say golden 5 step approach of writing opening paragraph of a thesis, जिससे आप अपना जो थीसिस का ओपनिंग पैराग्राफ है वो एक साइंटिफिक वे में, एक प्रिसाइज एकेडमिक वे में लिख सकते हैं, और यू कैन इंश्योर कि पांचों की पांचों जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके ओपनिंग पैराग्राफ में कवर हो चुकी हैं। यू कैन टर्न इट इनटू अ चेकलिस्ट। अब अगर हम कोई केस स्टडी करने जा रहे हैं तो उसकी ये एक एग्जांपल है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम कोई केस स्टडी करने जा रहे हैं तो उसका अगर हमने ओपनिंग पैराग्राफ लिखना है इंट्रोडक्शन चैप्टर का, तो उसमें हम सेंटेंस टाइप्स में जब हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखना है तो वो हम कैसे ले सकते हैं। अब ये स्टडी जो है वो किस चीज़ के बारे में है, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी है। तो फर्स्ट सेंटेंस, पेरेंटिंग स्टाइल इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। जनरल स्टेटमेंट होगी कि पेरेंटिंग स्टाइल जो हैं वो क्या होते हैं, वो उसके बारे में ये एस्टैब्लिश है ऑलरेडी कि पेरेंटिंग स्टाइल्स का चाइल्ड डेवलपमेंट में एक इन्फ्लुएंस होता है, जनरल स्टेटमेंट है। सेकंड में अब आपने लिटरेचर फाइंडिंग्स देनी थी। स्टाइल्स आर प्रिडिक्टिव ऑफ एकेडमिक एंड इमोशनल एडेप्टेशन। ये अब किसी ना किसी राइटर की फाइंडिंग थी तो वो हमने मेंशन कर दी, साथ में राइटर का रेफरेंस भी दे दिया। गैप क्या है, हाउ एवर इन्फ्लुएंस में वेरी अक्रॉस कल्चर्स एंड इमिग्रेशन स्टेटस। वेरी कर सकता है ये इन्फ्लुएंस कल्चर्स में और इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से। ये एक गैप है जिसको अभी तक पूरी तरह से स्टडी नहीं किया गया। देन नंबर 4 में आपने एम बताना था। द एम वॉज टू एग्जामिन पेरेंटिंग अमंग फर्स्ट जनरेशन अफ्रीकन इमिग्रेंट्स। ये आपका एम था जो आप स्टडी करने जा रहे थे। गैप क्या था कि डिफरेंट इमिग्रेशन स्टेटस और कल्चर्स में इन्फ्लुएंस डिफरेंट हो सकता है पेरेंटिंग स्टाइल का, क्योंकि ये गैप था, ये सारे कल्चर्स में इसको स्टडी नहीं किया गया था। आपने उसमें से कौन सा कल्चर चूज किया, अफ्रीकन इमिग्रेंट्स का कल्चर। अप्रोच कौन सी आपने यूज़ करनी है, सेंटेंस 5 में आप बताएंगे द स्टडी एग्जामिन्ड स्टाइल्स एंड आउटकम्स इन अ सोमालियन इमिग्रेंट कम्युनिटी। अब आपने अपनी पॉपुलेशन और सैंपल बता दिए कि सोमालियन इमिग्रेंट कम्युनिटी में आपने एग्जामिन किए हैं स्टाइल्स और आउटकम्स। तो ये क्या हो गया, गोल्डन 5 स्टेप इंट्रोडक्टरी या ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन। So just take a look again on this case study or this opening paragraph, and then we will have a look at the next one. इसको गौर से देखें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे। तो
नहीं, राइटर का नहीं है, इज जस्ट सेइंग कि जब फ्रैंकल ने भी जब स्टडी की थी तो उसने भी ये गैप आइडेंटिफाई किया था, लेकिन उसने ये स्टडी की नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा ना, अक्सर लोगों ने अपनी स्टडीज में रिकमेंडेशंस वाले और डिलिमिटेशन वाले सेक्शंस में बताया होता है कि ये स्टडी यहाँ तक की गई है लेकिन आगे नहीं की गई। तो अगर आप अपना गैप वहां से ले रहे हैं तो आप उस राइटर को रेफरेंस देंगे कि इसने ये स्टडी की थी लेकिन सिर्फ इतनी की, आगे नहीं की, तो अब हमने ये आगे वाली करनी है। तो आप उस राइटर को फिर क्रेडिट देंगे ना कि गैप तो इसने आइडेंटिफाई किया था लेकिन इस गैप के ऊपर फर्दर स्टडी हम करने लगे हैं। कि आइडेंटिफाई उसने किया है लेकिन उसने उस पर रिसर्च नहीं की। ये सना, इट इज़ एन एग्जाम्पल, क्योंकि जाहिर बात है हम लिंग्विस्टिक्स या लिटरेचर या ईएलटी में स्टडी करेंगे तो हम सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट पे तो स्टडी नहीं कर सकते ना, हमारी फील्ड से तो रिलेटेड ही नहीं है। एग्जैक्टली exactly, जो आप करना चाह रहे हैं वो आप एम में मेंशन करेंगे और किस तरीके से करना चाह रहे हैं वो आप अप्रोच में मेंशन करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। सो उसमें हम कॉन्टेक्स्ट डेवलप करते हैं, यानी बैकग्राउंड डेवलप करते हैं अपनी रिसर्च का, कि हमने ओपनिंग पैराग्राफ में कह तो दिया कि ये गैप है, ये एम है, ये अप्रोच है, लेकिन अब हम बैकग्राउंड भी प्रोवाइड करेंगे ना कि क्या वाकई में ये गैप है, और अगर है तो हम इस रिजल्ट तक कैसे पहुंचे। तो वो हम किस कहाँ डिस्क्राइब करेंगे, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी के सेक्शन में। सो लेट्स हैव अ लुक। सो बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी का जो सेक्शन है उसका पर्पस क्या होता है, दो पर्पस हैं उसके। एक पर्पस क्या है कि कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना, कि आपके पास ये आपने ये प्रोवाइड। अप्रोच की लास्ट लाइन सबा बेसिकली आपने ये बताना है कि आप अगर कोई थ्योरी लगा रहे हैं तो आप वो उसमें मेंशन कर देंगे, अगर आप कोई मेथड, जो मेथड और मेथडोलॉजी आप यूज़ करने जा रहे हैं वो आप उसमें मेंशन करेंगे, जो आपका सैंपल और पॉपुलेशन है वो आप उसमें मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ उसने बताया है आपको कि उसने 1 मिनट उसने क्या बताया था, जैसे सोमालियन इमिग्रेंट कम्युनिटी, यानी उसने स्पेशलाइज कर दिया ना, फर्स्ट जनरेशन अफ्रीकन इमिग्रेंट्स। अफ्रीका तो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहां से अब उसने नैरो डाउन कर दिया ना, सोमालिया के जो इमिग्रेंट्स हैं जो सोमालिया से आए हैं सिर्फ वो। ठीक है, इसी तरह से अगर आपकी स्टडी है तो आप जैसे उसको नैरो डाउन कर सकते हैं कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स, 9th ग्रेड स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, इसी तरह से जेन ऑस्टन्स नॉवेल्स, अगर आप एक नॉवल स्टडी कर रहे हैं तो प्राइड एंड प्रेजुडिस, अगर आप शेक्सपियर का सिर्फ एक प्ले स्टडी कर रहे हैं तो हैमलेट, इस तरह करके आप उसको उसमें मेंशन करेंगे। अगर आप कोई थ्योरी लगा रहे हैं तो आप वो मेंशन करेंगे, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, अप्रोच कहलाएगी। ओके, सो वी वर मूविंग ऑन टू बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। सो जब हम कॉन्टेक्स्ट, एक तो हमारा जो बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी है वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, यानी हम उन स्टडीज़ को साइट करते हैं जहाँ से हमने ये आइडिया लिया कि ये वाली रिसर्चेस तो हो चुकी हैं लेकिन इस एंगल से अभी तक रिसर्च नहीं हुई, तो हम उसको प्रूव करते हैं एक तरह से। सेकंड हम क्या करते हैं, हम टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हैं इसमें बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी के सेक्शन में। जैसे जितनी भी टर्म्स हमारी स्टडी के अंदर यूज होने जा रही हैं, हम उनकी डेफिनेशंस और उनसे रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट स्टडीज हमारी रिसर्च से कनेक्टेड हैं तो उनको हम मेंशन करते हैं, साइटेशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप इसी पिछली स्टडी को लें तो इसके अंदर जो है इमोशनल एडेप्टेशन, अब ये एक अगर टर्म है, स्पेसिफिक टर्म है, तो उसके हवाले से वो किसी स्कॉलर ने दी होगी, उसकी अगर कोई डेफिनेशन है तो वो भी फिर हम हेडिंग दे के, बाकायदा सब हेडिंग दे के बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में उसकी डेफिनेशन की ये किस स्कॉलर ने दी थी, और उसके अंदर अगर कोई फ्यूचर डेवलपमेंट आई तो वो किस स्कॉलर ने की थी,
और किन किन रिसर्चर्स ने इसको यूटिलाइज किया है वो हम देंगे। जो हम अप्रोच यूज़ करने जा रहे हैं, लाइक लेट्स सपोज कि अगर आप थ्योरी लगाने जा रहे हैं हालिडे की फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स की, या अगर आप प्रोपेगेंडा मॉडल लगाने जा रहे हैं चॉम्स्की का, तो उसकी डेफिनेशन की ये थ्योरी है क्या, इस थ्योरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, क्या आप अपनी रिसर्च में कौन कौन सी चीज़ें इस थ्योरी की इंक्लूड करने जा रहे हैं, तो वो सारी डेफिनेशंस भी आप कहाँ प्रोवाइड करेंगे, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी वाले सेक्शन में सब हेडिंग्स देते जाएंगे। वहाँ पे आप इनकी डेफिनेशंस, इनकी डिस्क्रिप्शंस, इनकी एक्सप्लेनेशंस, और साथ में जिन जिन राइटर्स या जिन जिन बुक्स से आपने वो इकट्ठी की हैं उनकी साइटेशंस प्रोवाइड करते जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई और टेक्निकल टर्म्स आपकी रिसर्च में यूज़ हो रही हैं तो वो सारी जितनी भी डिस्क्रिप्शंस हैं वो किस हेडिंग में जाके डिस्क्राइब होंगी, डिफाइन होंगी, वो बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में होंगी। So these are the two purposes of background of the study. एक context provide करना, दूसरा terminologies को define करना. So this is where you expand on the citations in your first paragraph, provide a brief history and recent developments in your area. Again brief इसलिए because again literature review का हमने एक पूरा chapter लिखना है, तो यहाँ हम brief ही रहेंगे। Then you will define your terminology. Again यहाँ पे आप brief रहेंगे because यही terminology आपने literature review के chapter में again जो उससे related पुराना literature है वो सारा आपने वहाँ provide करना है, तो यहाँ पे आप brief रहेंगे। methodology के chapter में अगर methods हैं तो again आपने जो जो methods का जो angle आपने utilize करना है वो आप detail में describe करेंगे, तो यहाँ आपने ब्रीफ रहना है। लेकिन चूंकि ये इंट्रोडक्शन है तो आपने ब्रीफली मेंशन जरूर करना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ के रीडर को क्लियरली पता चलना चाहिए कि आगे के चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी इन दिस चैप्टर। तो आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि मैंने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर में ये चीज़ें लिखनी हैं तो मैं फर्स्ट चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन में इनको स्किप कर दूं। वहाँ वो आएंगी ज़रूर, सिर्फ ब्रीफली आएंगी। आके आप उनको ज़्यादा डिटेल में अगले चैप्टर्स में बताएंगे, फुल डिटेल में जितनी आपने लिखनी है या जितनी आप लिखना चाहते हैं। यहाँ आप ब्रीफ रहेंगे लेकिन बताएंगे ज़रूर, बिकॉज दिस इज़ इंट्रोडक्शन, दिस इज़ द रोड मैप, दिस इज़ द गेट वे यू टू योर थीसिस। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे भी वो चीज़ें आप ज़रूर मेंशन करेंगे, बिकॉज आप इस वजह से सिर्फ उन्हें स्किप नहीं कर सकते कि वो लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में भी आएंगी, या वही चीज़ें आपने मेथोडोलॉजी के चैप्टर में भी प्रोवाइड कर दी हैं, या वही चीज़ें आपने डाटा एनालिसिस के चैप्टर में भी प्रोवाइड कर दी हैं। ब्रीफली वही चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में ज़रूर देनी है, बिकॉज दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन। ये गलती आपने नहीं करनी कि आप कहें कि चूंकि मैंने अगले चैप्टर्स में दे दिए इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं लिखा था, वो यहाँ भी शामिल होंगी। Remember that. Never assume the reader is an expert. Briefly explain industry-specific jargon or complex terms to ensure clarity. Then comes your problem statement, जिसको हम statement of the problem की heading देते हैं। तो heading की जो proper wording है वो क्या है? Statement of the problem। ये APA 7 की proper wording है इस heading के लिए। So first of all, what is it? A concise description of an issue that needs to be addressed. यानी जो आपने गैप आइडेंटिफाई किया था, जो आपका एम था, जो आपकी अप्रोच थी, उन सब चीज़ों की आपने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम प्रोवाइड करनी है। दिस शुड बी आइडली 1 पैराग्राफ, लेकिन 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, बट इट शुड बी वेरी ब्रीफ, टू द पॉइंट एंड कंसाइज। देन एंकर, ये एंकर है, यानी आपकी पूरी रिसर्च इसके ऊपर टिकी हुई है। अगर ये सही नहीं होगा, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा होगा तो पूरी की पूरी रिसर्च गिर जाएगी। यूँ समझें कि इसने पूरी की पूरी रिसर्च को उठाया हुआ है, अगर ये ख़राब है तो पूरी रिसर्च भी खड़ी नहीं रह सकती। So it explains why the gap in literature is a problem for society, theory और practice। यानी आपने ये तो कहा कि ये गैप है, यानी इस एंगल से इस चीज़ पे रिसर्च नहीं हुई। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में आप ये बताते हैं कि अगर ये गैप है तो इसको फिल करना ज़रूरी क्यों है,
इसके फिल करने से फ़ायदा क्या होगा, और वो फ़ायदा 3 एंगल्स से होना चाहिए। सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, थ्योरेटिकली जिस थ्योरी से वो रिलेटेड है उसमें क्या फ़ायदा होगा, और प्रैक्टिकली अगर आप ईएलटी में रिसर्च कर रहे हैं तो टीचिंग से रिलेटेड क्या फ़ायदा होगा, अगर आप लिटरेचर में रिसर्च कर रहे हैं तो लिटरेरी राइटिंग या स्टडीज़ या प्रैक्टिस से रिलेटेड उससे क्या फ़ायदा होगा, लिंग्विस्टिक्स में रिसर्च करें तो अगेन लिंग्विस्टिक रिसर्च या लिंग्विस्टिक प्रैक्टिस या लिंग्विस्टिक पॉलिसीज से रिलेटेड उससे क्या फ़ायदा होगा, या जो सोसाइटी में जो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिसेस हैं उनमें उससे क्या फ़ायदा होगा। सो दैट इज़ द वाई ऑफ इट, कि अगर ये गैप है तो इस पे रिसर्च क्यों होनी चाहिए, वाई शुड वी रिसर्च इट, why should we find the answer to this question, why should we fill this gap। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया कि ये गैप है, आपने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में भी बताया कि ये गैप है, आप लिटरेचर रिव्यू में भी बताएंगे कि ये गैप है, आप अपने पूरे थीसिस में ये बताएंगे कि ये गैप है, क्वेश्चंस रिसर्च क्वेश्चंस में बताएंगे ये गैप है, ऑब्जेक्टिव्स में बताएंगे कि ये गैप है, आप अपनी मेथोडोलॉजी अपने डाटा एनालिसिस कंक्लूजन्स में बताएंगे कि ये गैप था, ये फिल हो गया। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज द ओनली प्लेस जहां पे आप ये बताएंगे कि इस गैप को फिल करना क्यों ज़रूरी था, इसका क्या फ़ायदा होगा, और अगर ये गैप फिल ना हो तो इससे क्या नुकसान हो रहा है। नहीं, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में कोई सब हेडिंग नहीं हो सकती, सिर्फ पैराग्राफ्स, आइडियली एक ही पैराग्राफ होना चाहिए, ज़रूरत हो तो 2 पैराग्राफ्स बन सकते हैं, लेकिन ये वाहिद वो जगह है जहां आप जस्टिफाई करते हैं कि इस एंगल से रिसर्च क्यों करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, और अगर वो जस्टिफिकेशन सही ना हो तो पूरी की पूरी रिसर्च बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सो दैट मीन्स कि आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है उसकी बेस किस पे होनी चाहिए, एविडेंस पे। हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में कोई इंटेक्स्ट साइटेशन नहीं करते, कोई रेफरेंसेस नहीं देते, ये नहीं बताते कि फ़लाँ राइटर ने ये कहा है, फ़लाँ ने ये कहा है, क्योंकि ये हमारी स्टेटमेंट है, हमारी खुद की अपनी, लेकिन एविडेंस उसकी होनी चाहिए, और वो एविडेंस हम अपने लिटरेचर रिव्यू में भी देते हैं। लिटरेचर रिव्यू में जो हम लास्ट में हेडिंग देते हैं रिसर्च गैप की, उसमें भी देते हैं, हम बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में भी ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, और उस सारी एविडेंस की बेस पे हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि ये गैप है, इसको रिसर्च किया जाएगा और इस पे रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है। दैट्स इट। देन जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग्स होती हैं वो 2 हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी एंड रिसर्च क्वेश्चंस। अब एक तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दूसरे ये इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अदरवाइज हम 2 हेडिंग्स ही क्यों बनाते। एविडेंस जो आपने लिटरेचर रिव्यू लिखा जिसमें आपने ये बताया कि ये रिसर्चेज हुई थी, फ़लाँ फ़लाँ राइटर ने की थी, उनके ये रिजल्ट्स आए थे, जिसमें ये चीज़ें तो स्टडी हो गई लेकिन ये वाला एंगल स्टडी नहीं हो सका था, जहाँ पे आप इस तरह की रिसर्चेज दे रहे हैं जिसमें आप ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं, लाइक लेट्स सपोज कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जो लर्नर्स हैं उनकी जो एक्टिव जो वोकेबलरी लर्निंग है वो अफेक्ट होती है, तो साथ में आप ये भी तो बता रहे हैं ना कि जो वोकेबलरी लर्निंग है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। आप वो रिसर्चेस भी मेंशन करेंगे जिनमें ये बताया गया है या स्कॉलर्स ने रिसर्च करके ये प्रूव किया है कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए वोकेबलरी लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वोकेबलरी लर्निंग इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, और अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्टिविटी बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग जो है वो उसमें वोकेबलरी जो है वो ज़्यादा जल्दी लर्नर्स सीखते हैं, और रोट लर्निंग से जो है वो वोकेबलरी लर्निंग प्रॉपरली नहीं होती, तो दैट मीन्स कि ये एक एविडेंस है जो ये बता रही है कि जो एक्टिविटी बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग है वो करवाई जानी चाहिए बच्चों को, जिससे उनकी वोकेबलरी लर्निंग प्रॉपर होगी। वाई? बिकॉज वो नेसेसरी है उनकी लैंग्वेज लर्निंग के लिए, और लैंग्वेज लर्निंग तो ज़रूरी है ना, वो तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। तो ये एविडेंस है।
वो एविडेंस आपने प्रोवाइड कर दी। थीसिस जो है वो आपका 4000 से 6000 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट में एआई कंटेंट या प्लेजरिज्म कंटेंट 19% से ज़्यादा होगा तो आपका थीसिस फेल हो जाएगा। ओके, रिसर्च एम यानी ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है? द ओवर आर्चिंग गोल और पर्पस ऑफ योर रिसर्च। एम क्या है? जो ओवरऑल जो आपका एक पर्पस या एम है, गोल है आपकी रिसर्च का। सेकंड इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल स्टेप्स होते हैं जो आप लेते हैं किस पर्पस के लिए, ताकि आप अपना ओवरऑल जो एम है उसे अचीव कर सकें। यू विल कंप्लीट योर थीसिस, देन आप अपना थीसिस मुझे भेजेंगे, आई विल चेक इट्स प्लेजरिज्म रिपोर्ट, और अगर वो हाई होगा तो देन आई विल टेल यू कि ये हाई है। जब कंफर्म हो जाएगा दैट इट इज़ लेस देन 19% ओनली, देन यू विल अपलोड इट ऑन द पोर्टल। अगर आप उसके बगैर अपलोड कर देते हैं तो वो फिर आप अपने रिस्क पे करेंगे। फिर जब चेक करते हुए एग्जामिनर आपकी रिपोर्ट जनरेट करेगा तो उसके लिए फिर आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, एनीवेज रिसर्च एम जो है वो एक ओवरऑल ओवर आर्चिंग पर्पस या मकसद है आपकी रिसर्च का, जो आपने अपने ओपनिंग पैराग्राफ में मेंशन किया था। अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेजरेबल स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो आप लेते हैं किस पर्पस के लिए, ताकि आप अपने एम को अचीव कर सकें। और जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं? वो स्पेसिफिक इंक्वायरीज हैं जो पिन पॉइंट करती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर की जानी चाहिए। So there are three things. One is research aim, that is overarching goal or purpose of your research. Then comes objectives. They are specific measurable steps you take to achieve the aim. Then come research questions, specific inquiries that pinpoint what needs to be explored. So then come, we will discuss the examples. First let's complete it, then I will share them on your screen. Okay, so in linguistics and discourse analysis, there are some examples like how do Pakistani political leaders utilize metaphors to frame climate change as a national security issue? To identify and categorize the primary metaphorical framings used by Pakistani political leaders regarding climate-induced displacement. So ये उसी का ही क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। इसी तरह से हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डज द यूज ऑफ एआई असिस्टेड राइटिंग टूल्स alter the rhetorical structure and voice in undergraduate academic essays? To analyze the correlation between AI assisted drafting processes and the complexity of rhetorical structure in undergraduate essays. In what ways does institutional language in climate policy documents construct the public's perception of national vulnerability? To examine how lexical choices in Ministry of Climate Change policy documents shape the representation of national climate vulnerability. How does the child narrator in Ice Candy Man negotiate hybrid identity amidst the communal violence of partition? To examine the role of the child narrator's hybrid identity as a site of post-colonial resistance to communal violence. In what ways does the linguistic hybridity, code switching, vernacular use in the novel represent a challenge to colonial narrative structures? To analyze the function of linguistic hybridity in the novel as a mechanism for subverting dominant colonial narrative structures.
How is the natural environment represented as a participant in the identity crisis of the protagonist during the partition? To investigate the link between environmental descriptions and the protagonist's shifting sense of personal and collective identity in the text. So as you can see, इस तरह से आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है वो आपके रिसर्च क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड होता है. So I hope this difference is clear now. Yes, you can make them first. All right, then the next heading is delimitations of the study. So जैसे हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, तो ये जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है, सॉरी जो डिलिमिटेशंस है स्टडी की, उसमें आप ये बताते हैं कि आप चूँकि ज़ाहिरी बात है, इफ़ यू आर सेइंग के द इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर इंस्ट्रक्शंस ऑन लैंग्वेज लर्निंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, तो आप पूरी दुनिया के सारे लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स को भी स्टडी नहीं कर सकते और पूरी दुनिया के सारे सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स को भी स्टडी नहीं कर सकते. तो आप अपनी स्टडी को डीलिमिट करते हैं कि आप एक सिटी के, एक ही स्कूल के, एक ही क्लास के सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं, या आप सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं, आप सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं, या आप 2 स्कूल्स के स्टूडेंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं, तो आपने अपनी स्टडी को क्या किया, डीलिमिट कर दिया. इसी तरह से जब आप अपना डाटा एनालाइज करने जा रहे हैं, तो आपका डाटा दुनिया में जितने भी डाटा एनालिसिस के मेथड्स हैं सबको अप्लाई करके एनालाइज हो सकता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप कोई एक क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेथड लेके अपना डाटा एनालाइज करते हैं और बाकी मेथड्स को यूज़ नहीं करते. तो आपने क्या किया, अपनी स्टडी को डीलिमिट कर दिया सिर्फ एक मेथड तक या 2 मेथड्स तक. इसी तरह से अगर आप कोई नॉवल से रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हैं, तो आप पूरी दुनिया के उस जॉनरा के सारे नॉवेल्स को स्टडी नहीं करेंगे, आप कोई 1 या 2 नॉवेल्स लेंगे किसी 1 या 2 राइटर्स के. तो आपने क्या किया, आपने अपनी स्टडी डीलिमिट कर दी. सो दैट इज़ कॉल्ड डीलिमिटेशंस, और ये हर रिसर्च में, हर थीसिस में देनी ज़रूरी होती हैं. आप बताते हैं क्लियरली कि आपने अपनी स्टडी को कहाँ डीलिमिट किया है, और उसका रीज़न ये होता है कि आपकी स्टडी का जो स्कोप है दैट इज़ लिमिटेड. आपके पास जो टाइम अवेलेबल है, आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से आप इतनी ही कर सकते हैं. देन यू मेंशन कि ये स्टडी जो है, ये जो बाकी थियरीज़ हैं और बाकी जो मेथडोलॉजी और बाकी जो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ भी कंडक्ट की जा सकती है. दैट इज़ वाई आई सेड कि अगर आप दूसरी रिसर्चेस के डीलिमिटेशंस के और रिकमेंडेशंस के सेक्शंस पढ़ें, तो वहाँ से आपको फ्यूचर रिसर्चेस के आइडियाज़ मिल जाते हैं, क्योंकि यहीं पे ही राइटर्स जो हैं वो ये लिखते हैं कि उन्होंने सिर्फ इन लोगों पे या इस थियरी के साथ या इस मेथड के साथ स्टडी की है, यही स्टडी इन मेथड्स, इन थियरीज़ के साथ भी हो सकती है और इन लोगों के ऊपर या इन नॉवेल्स के ऊपर भी कंडक्ट की जा सकती है.
तो ये कहलाता है आपकी डिलिमिटेशन. सो डिलिमिटेशंस डिफाइन द स्कोप. They tell the reader what you are covering and just as importantly what you are not covering. So scope and delimitation की heading देनी ज़रूरी नहीं होती, सिर्फ आपने लिखना होता है delimitations of the study. वो आपकी स्टडी का स्कोप भी बता देता है और लिमिटेशंस भी बता देता है, दोनों कवर हो जाती हैं डिलिमिटेशंस के वर्ड में. सो जियोग्राफिक डिलिमिटेशंस होती हैं आपकी, डेमोग्राफिक डिलिमिटेशंस होती हैं और थियोरेटिकल डिलिमिटेशंस होती हैं. 3 तरह की डिलिमिटेशंस होती हैं आपकी रिसर्च की, और आपने तीनों ही डिलिमिटेशंस अपनी रिसर्च की इस हेडिंग के अंदर मेंशन करनी होती हैं. सो जियोग्राफिक में कौन सी आ जाती हैं? स्पेसिफिक सिटी, यूनिवर्सिटी. डेमोग्राफिक में एज रेंज, जेंडर रेंज. थियोरेटिकल में आ जाता है स्पेसिफिक थियरी ओनली, स्पेसिफिक मेथड ओनली. तो ये आपने अपनी डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी की हेडिंग के अंदर क्लियरली मेंशन करना होता है. अब इस चैप्टर के अंदर या इस सेक्शन के अंदर आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स या पिटफॉल्स हैं जो अवॉइड करनी है, यानी जो आपने कोशिश करनी है कि आपके इंट्रोडक्शन के चैप्टर में एग्जिस्ट ना करें. स्वीपिंग जनरलाइजेशंस स्टार्टिंग विद सिंस द डॉन ऑफ टाइम, यानी जब से दुनिया शुरू हुई है, इस तरह की स्टेटमेंट्स आपने नहीं देनी. एवरीवन नोज दैट, इट इज एविडेंट. कैसे एविडेंट है? या तो आप डाटा प्रोवाइड करें. इट इज एविडेंट फ्रॉम द डाटा अगर आप लिखते हैं तो फिर आपको वो डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो एवरीवन नोज दैट, सिंस द डॉन ऑफ टाइम, इट इज अपेरेंट, इस तरह की जनरल स्टेटमेंट्स आपने नहीं देनी. इनको हम कहते हैं स्वीपिंग जनरलाइजेशंस. एवरी पेरेंट केयर्स फॉर देयर चाइल्ड, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम प्ले, ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं. चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम प्ले आप कैसे कह सकते हैं? या तो आप कहें कि रिसर्च सजेस्ट दैट चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम प्ले, वो फिर जनरल नहीं रहेगा, वो स्पेसिफिक हो जाएगा, स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं रहेगी. रिसर्च suggests, studies have found, scholarship has discovered, वो आपकी स्टेटमेंट को, और फिर आगे आपने किसी ना किसी की साइटेशन देनी होती है कि आपने फलां बुक या फलां राइटर को कोट किया है कि उसने ऐसे लिखा है. इस तरह से जनरली अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो आपका जो थीसिस है उसको साइंटिफिक नहीं रहने देता, फिर वो आपकी मिस्टेक कंसिडर होता है. देन ओपिनियनेटेड राइटिंग नहीं आपने करनी. आई फील, इन माई ओपिनियन की जगह आपने क्या लिखना है? रिसर्च इंडिकेट्स, द स्टडी फाइंड्स, इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड. इस तरह के वर्ड्स आपने यूज़ करने. आई फील, माई, इन माई ओपिनियन वाले वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने, बिकॉज यू आर डूइंग अ साइंटिफिक रिसर्च, आप अपने ओपिनियंस नहीं दे रहे. वेग लैंग्वेज आपने यूज़ नहीं करनी, क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी है. यूजिंग टेक्निकल जार्गन विदाउट डिफाइनिंग इट फर्स्ट फॉर द रीडर, अगर आप कोई टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन भी ज़रूर प्रोवाइड करें. अगर आपने डेफिनेशन पहले प्रोवाइड नहीं की थी या कोई ग्लॉसरी या टर्म्स की कोई लिस्ट अपेंडिक्स में ऐड नहीं की तो फिर उसको वेग लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है, जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं. फिर साइटेशंस अगर प्रोवाइड नहीं की प्रॉपरली, या अगर साइटेशंस प्रोवाइड की हैं और आगे साइटेशंस हैं, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में वो नाम नहीं है, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में नाम है लेकिन थीसिस के अंदर वो साइटेशंस नहीं हैं, वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही, तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कंसिडर होती है. या तो आप फेल हो जाते हैं या आपका थीसिस बहुत कम स्कोर के साथ पास होता है. सो इन मिस्टेक्स का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपके थीसिस में ये मिस्टेक्स ना हो. स्वीपिंग जनरलाइजेशंस, ओपिनियनेटेड राइटिंग, वेग लैंग्वेज एंड लैक ऑफ citations. Your thesis shouldn't have these mistakes at all. So summary or checklist. Does my first paragraph follow the 5 sentence logic? ये आपकी first checklist है, that your first paragraph or opening paragraph should follow the first sentence logic. In my study aim, is my study aim clearly linked to a गैप इन लिटरेचर, यानी आपका जो स्टडी एम है और जो आपने गैप आइडेंटिफाई किया है वो एक दूसरे के साथ
लिंक्ड होने चाहिए। वेग लैंग्वेज यानी ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए जो क्लियर ना हो। आपने टर्मिनोलॉजी को यूज़ की है और आपने उसकी डेफिनेशन नहीं दी, कभी भी ये अज्यूम ना करें कि जो आपका थीसिस पढ़ेगा उस टर्म का मीनिंग आता होगा। अगर आपने कोई नई टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, कोई साइंटिफिक टर्म यूज़ की है, तो जहां आपने उसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया है साथ में उसकी डेफिनेशन ज़रूर दें, बेशक ब्रैकेट में दे दें, लेकिन डेफिनेशन ज़रूर उसकी एक दफ़ा प्रोवाइड करें। अदरवाइज जहाँ पे आपने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी की हेडिंग दी थी वहाँ सारी टर्म्स की डेफिनेशंस जो हैं वो प्रोवाइड कर दें या एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो प्रोवाइड कर दें, ताकि आपकी लैंग्वेज क्लियर हो जाए। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स हियर बाय वेग लैंग्वेज। सो आई होप सब आप ये क्लियर हो गया होगा। इफ देर इज एम्बिग्विटी स्टिल तो आप बता दें, आई विल clarify it, sorry. Okay, so your study aim and the gap in literature should be connected with each other. ये नहीं कि एम कुछ और हो, गैप कुछ और कह रहा हो। आपका स्टडी एम क्या है कि आपने आइडेंटिफाई करना है या आपने जो है वो ओवरऑल एक देखना है कि जो लैंग्वेज लर्नर्स हैं, एनवायरनमेंट जो है उनकी, स्टडी एनवायरनमेंट, वो उनकी जो है लर्निंग पे क्या इफ़ेक्ट डालती है। और आपका जो लिटरेचर में जो गैप आया हुआ है वो आप ये बता रहे हैं कि जो लैंग्वेज लर्नर्स हैं वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से जो है वो वोकेबलरी ज़्यादा अच्छी तरह सीखते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। उनको कनेक्ट करना है आपने एक दूसरे के साथ, क्लियरली कनेक्ट होना चाहिए उन्हें एक दूसरे के साथ। हैव आई स्टेटेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चंस, ये भी आपने चेक करके कंफर्म करना है कि ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन स्पेसिफिक होने चाहिए और एक दूसरे के साथ लिंक्ड होने चाहिए, एंड दे शुड बी लिंक्ड विद द एम एज वेल, एंड एम शुड बी लिंक्ड विद द गैप। आर माई डिलिमिटेशंस क्लियर टू मैनेज एक्सपेक्टेशंस, डिलिमिटेशंस क्लियर होनी चाहिए और जो आपकी रिसर्च की रेंज है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। सो दिस इज़ द चेक लिस्ट दैट यू हैव टू इंश्योर कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है यानी इंट्रोडक्शन का चैप्टर है उसमें ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। Okay, so now if you have any questions, you can ask in the comments. First line of summary. Okay. Does my first paragraph follow the 5 sentence logic? जो हमने golden 5 step बिल्कुल start में किया था कि आपने 5 step rule follow करना है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंफर्म करना है कि आपका जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो 5 सेंटेंस लॉजिक को फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो इंश्योर करें कि वो 5 चीज़ें जो हैं वो आपके ओपनिंग पैराग्राफ में क्लियरली मौजूद हैं, उनको इंक्लूड करें ताकि आपका जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो एक स्टैंडर्ड ओपनिंग पैराग्राफ हो। Okay, so that was all for summary writing, sorry, introduction or the writing of introduction for the first chapter. I hope this chapter is now clear for you. If you have any questions, you can ask in comments.